म्यूचुअल फंड सही है क्या? सच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब क्या ताम झाम मचा रखा है मार्केट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रेडी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। क्या है ये नौटंकी? क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना है? क्यों लोगों को डराना है म्यूचुअल फंड्स को लेकर के? सो सॉल्विंग टू दैट प्रॉब्लम, इस वीडियो में हम जो है म्यूचुअल फंड को सिंप्लीफाई करेंगे। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स जो आपको जानना ज़रूरी है और जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान हो जाएगी। म्यूचुअल फंड इज प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स the equity market, the bigger investment journey that you should go with. So नमस्कारम, मेरा नाम है निर्मल और in this channel the motive is to make India financially more literate. So उसी मिशन पे काम करते हुए हम जो है आज आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे म्यूचुअल फंड से। पहले भी एक दो वीडियो मैंने बनाया है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, बट आई फील कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग था। सो दिस इज़ लाइक मोर ऑफ अ कंसाइज वीडियो जो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को फ्रूटफुल बनाएगी। सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सो मैं आपको एक स्टोरी से बताना पसंद करूँगा कि लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सो लेट्स सपोज अगर आपको भूख लगी है तो क्या करोगे आप? आपको भूख लगी है, आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप मार्केट जाओ, मार्केट से सब्जियाँ खरीदो, ग्रोसरीज खरीदो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट। आप उसके लिए जो है रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, घर में कुकिंग करो एंड देन खाओ उसको आप। दैट्स द फर्स्ट सोल्यूशन। आपकी भूख खत्म हो गई, बट इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पहले तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी बेस्ट क्वालिटी की, और उसके बाद फिर आपके पास स्किल होनी चाहिए कुकिंग की, जिससे कि आप जो है अच्छे तरीके के साथ जो है टेस्टी खाना बना सकते हो। तो आपका खाना अच्छा बनेगा। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आपको टेस्टी खाना मिलेगा, और मे भी हो सकता है आपकी स्किल्स बहुत बेकार हैं तो डिज़ास्टर, आपको गंदा खाना खाना पड़ जाए। हो सकता है आपने जो है घर में आग लगा दी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दैट एनीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट? तो ये आपके पास पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप फ़ोन पे नंबर डायल करते हो किसी होटल का, किसी रेस्टोरेंट का, और उनको ऑर्डर देते हो, भाई हमको खाना चाहिए, पहुँचा दो। उसने आपके घर में पाव भाजी डिलीवर कर दिया। लेट्स सपोज आपने पाव भाजी मंगाई। अब क्या हुआ? यू डिड नथिंग। आपको टेस्टी पाव भाजी खाने को मिल गई, आपका पेट भर गया, बस आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, फ्री में खाना, मतलब फ्री में नहीं, बिना मेहनत के आ गया, बस आपको पैसे लगे। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। जो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया था खुद बनाने का, दैट इज स्टॉक मार्केट, कि आप खुद मार्केट में उतरते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक्स ढूंढते हो, आपकी खुद की स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, देन इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड को, एक एडवाइज़र को, एक इन्वेस्टर को, एक आदमी ऐसा है जिसने कंपनी खोल रखी है कि लाओ भाई आपका पैसा लाओ, आपका पैसा लाओ, दुनिया भर में सबसे पैसा इकट्ठा करके वो इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में। दैट इज़ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा दे देते हो। अब जैसा कि हमने दूसरे वाले एग्जाम्पल में दिया कि भाई अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो तो आपके पास एडवांटेज क्या है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ा, सब कुछ आपको रेडीमेड मिल गया, पर उसके बदले में आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, आपको खर्चा एक्स्ट्रा लगा। तो म्यूचुअल फंड के केस में भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, या उसे एक्सपेंस रेशियो कह सकते हो आप। सो म्यूचुअल फंड में जो आप कमाएगा, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे जो अर्निंग होगी उसका एक पोर्शन म्यूचुअल फंड कंपनी ले जाएगी, क्योंकि भाई उसने काम किया आपके लिए। दूसरा रीज़न क्या है कि आपने जहाँ से होटल से ऑर्डर किया खाना, अब वहाँ पे किसी ने तो कुक किया है, वहाँ का जो शेफ़ है हो सकता है वो बहुत अच्छा हो। अगर वो बहुत अच्छा है तो आपकी पाव भाजी बहुत अच्छी हो सकती है, बट अगर उसको कुकिंग नहीं आती, उसने कोई ब्लंडर कर दिया, हो सकता है आपको होटल वालों ने बासी खाना दे दिया, तो आपको ख़राब खाना मिल सकता है, ख़राब पाव भाजी मिल सकती है। तो आपके पास फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में भी अगर आपका जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, अगर फंड मैनेजर अच्छा है, उसकी स्किल्स अच्छी है, उसका एनालिसिस अच्छा है, तो आपका म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा कर सकता है। बट अगर उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है, उसने जो है कुछ चीज़ें जो सोची थी वैसा मार्केट नहीं कर रहा है, तो देन आपका म्यूचुअल फंड ब्लंडर कर सकता है, आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से आपको मिलने चाहिए। और सेम गोज़ फॉर द इक्विटी एज वेल। जब आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको जो है मार्केट में एनालिसिस करना अच्छा आता है, तो आपने अच्छा खाना खाया, वैसे ही आपका स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देगा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो करेगा। बट अगर आपको कुछ नहीं आता, आपने किसी से कोई यूट्यूब वीडियो देख के खाना बनाना सीख लिया, या आपने किसी की बातें सुन के कोई स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया, तो वही चीज़ आपके साथ मार्केट में भी होने वाला है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स लाइक कुकिंग ओनली। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीज़ें म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। आई होप आपको आइडिया लग गया। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप अपने पैसे लेते हो, आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, दोनों की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक ब्रोकर के पास खुलता है और डीमैट अकाउंट आपका डिपॉजिटरी के पास खुलता है। तो डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग का ऑर्डर प्लेस करते हो, यानी कि बाय करने का, और वो बाय हो गया आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाती हैं वो शेयर्स या इक्विटी या सिक्योरिटीज़ जो भी आपको हो।
तो वो स्टोर होकर आपके अकाउंट में पड़े रहते हैं। दैट इज़ व्हाट यू डू इन द स्टॉक मार्केट। आपको लेकिन कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो सारी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। पर दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपनी है जिसका काम ही यही है, वो बोलती है कि हम लोगों के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमने जो है जिसको भी पैसा देना है दे दो हमको, आपको कोई नॉलेज नहीं है, हम आपको अच्छा पैसा बना करके देंगे मार्केट से। तो वो दुनिया भर में लोगों से पैसा जमा करती है म्यूचुअल फंड कंपनी, और उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। बट उसके बदले में वो कुछ कॉस्ट ऑफकोर्स वो भी लेंगी ना, फ्री में तो कोई कुछ करेगा नहीं। तो यू नो द ग्रेट कलयुग कि फ्री में कोई काम नहीं करेगा, पैसे के लिए ही काम करेंगे, तो उनको भी कुछ पैसा मिल रहा है उस चीज़ से। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आप म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं, देखो ऐसे तो बहुत टाइप है, आपको हज़ारों टाइप गिनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल है, कौन सा टाइप आपको समझना चाहिए। पहली चीज़ तो आप समझो कि 3 टाइप के मेजर जो फंड्स हैं। एक तो आपके इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, प्योर स्टॉक मार्केट, ठीक है, जो जहाँ पे आपका सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। उसका भी अलग अलग फिर उसके अंदर बाइफर्केशन होती है, उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। अब अगर किसी को लग रहा है कि भाई वीडियो लंबी हो रही है, बोरिंग बातें बता रहा है, जो हमको पता है ऑलरेडी बता रहा है, तो देखो इस वीडियो को मैंने जो सेपरेटली जो है टाइम्स के हिसाब से डिवाइड किया, और वो सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप चेक करके स्किप कर सकते हो अकॉर्डिंगली जो पार्ट आपको नहीं देखना। तो इक्विटी फंड वो हो गया कि जिसमें आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है डायरेक्ट। दूसरा है डेट फंड। डेट फंड में क्या होता है कि आपका पैसा ना डेट में जाता है। डेट बेसिकली एक दूसरा तरीका है जहाँ पे जो आपका जो है सेफ रिटर्न्स होते हैं। आप इक्विटी और डेट में फ़र्क क्या है, लेट्स टेक अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। एक कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या है कि कंपनी जो है स्टॉक मार्केट्स में IPO निकालती है, मार्केट से पैसा उठाती है, लोगों को शेयर्स देती है और उनसे पैसा लेती है, कंपनी इस्तेमाल करती है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कंपनी का नुकसान है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी आने वाले समय में, वो उनको भी जाएगा जिन्होंने IPO में शेयर सब्सक्राइब किए हैं, क्योंकि वो मालिक बन गए कंपनी के। बट दूसरी तरफ कंपनी के पास ऑप्शन क्या है कि कंपनी ने लोन लेती है। अब कंपनी अगर बैंक से लोन लेगी तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो कंपनी बोलती है हम डिवेंचर्स इशू करेंगे, हम डेट से पैसा उठाएंगे। डिवेंचर्स बेसिकली डेट फंड होता है, डेट मतलब लोन होता है, सो लोन फंड से पैसा उठाएंगे। तो डिवेंचर्स पब्लिक को कंपनी इशू करती है, कंपनी बोलती है हम आपको 9% इंटरेस्ट देंगे इस पर। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, बैंक FD हमको 5% देती है, ये कंपनी 9% देने को बात कर रही है। अब लेट्स सपोज ऐसी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS ने ऐसा कोई प्रॉमिस किया, तो लोग फटाफट खरीद लेंगे कि यार TCS बहुत बड़ी कंपनी है, सालों से चल रही है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कुछ होने वाला नहीं है, तो लोग ने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये है अब डिबेंचर्स। तो जो आपके डेट वाले फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, वो ऐसे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मोस्टली डेट पे। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी करते हैं, उसके भी थोड़ी थोड़ी क्राइटेरियाज है, बट आप समझिए कि यहाँ पर पैसा सेफ होता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया कि पैसा देगी, तो कब पैसा देगी, तो काइंड ऑफ सेफ होता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि एक रेशियो बनता है, कुछ पैसा इक्विटी में जाएगा, कुछ डेट में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हाइब्रिड फंड। तो ये 3 मोटे मोटे तरीके हैं। बट इसके अलावा और कुछ जो इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्या है, एक तो सबसे जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड है वो है ELSS बोलते हैं, आप उसको जो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। सो इक्विटी लिंक में क्या होता है कि इसमें आपका पैसा ना जो बेसिक सा चीज़ ये है कि ये जो है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। तो इसमें आप पैसा लगाते हो, तो जो अभी टैक्स के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, टैक्स को इंक्लूड करेंगे हम। तो सो म्यूचुअल फंड से आप पैसा कमाते हो ना, बेसिकली उसमें टैक्स लगता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये उसका सोल्यूशन है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब उसके भी थोड़ी सी रूल्स हैं कि सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स एक्ट का है, उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। 1.5 लाख की डिडक्शन है बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। बट वो ओवरऑल पूरे 80C का है, उसमें से म्यूचुअल फंड एक पार्ट है। अगर आपकी बाकी की LIC पहले की इंक्लूड करके 1.5 लाख क्रॉस कर रही है, तो फिर म्यूचुअल फंड में आप चाहे कितना भी डाल दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1.5 लाख आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हो। सो बाद में बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ टैक्स के बारे में। तो ELSS एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। उसके अलावा फिर जो सबसे पॉपुलर जो म्यूचुअल फंड्स है ना, उसमें से एक है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड बेसिकली क्या है कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है ना, टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनको हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। मतलब वो सबसे बड़ी कंपनी है, वहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा सेफ है। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज हैं, 150 या लेट्स सपोज 250 कंपनीज हैं, उनको हम कहते हैं मिड कैप कंपनीज। 150 ओके, सो 250। उसके बाद बची हुई जितनी भी कंपनी है, दे आर ऑल स्मॉल कैप। लेकिन स्मॉल कैप में भी फिर बहुत सारा क्राइटेरिया है, डिटेल में नहीं घुस रहे हैं। आप समझिए कि सारी कंपनी स्मॉल कैप है उसके बाद, बट कुछ फिर और नीचे आती है कि 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, वो फिर मिनी कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक्स, वो सब क्राइटेरियाज आ जाते हैं। तो अब जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो सबसे सेफ है, क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनीज है, तो वहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा सेव होता है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो आपके म्यूचुअल फंड भी उस हिसाब से चलते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड,
तो उस हिसाब से जो है डिपेंड करते हैं कि आपने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएगा, तो वहाँ पे रिटर्न थोड़े से कम आते हैं क्योंकि पैसा सेफ है। वो जो कंपनी है वो एकदम टॉप पे है, शिखर पे चढ़ने के बाद जब आप माउंटेन के सबसे टॉप पे होते हो तब आप बहुत धीरे चलते हो, जब माउंटेन के एकदम नीचे जो होता है वो बहुत तेज चढ़ने की कोशिश करता है। तो नीचे मतलब जो सबसे छोटी कंपनी है, जो पेनी स्टॉक्स होंगे या स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, तो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में करते हो तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा मिल सकती है, बट वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि नीचे जब आप एक माउंटेन पर चढ़ रहे हो तो आप देखो नीचे से बहुत सारे लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन ऊपर तक कोई ही 1-2 ही पहुँच पाते हैं। तो जो नीचे वाले हैं तो उनमें रिस्क भी है कि भाई आपने जिसको चुना है वो ऊपर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो वो स्मॉल कैप हो गया, बट ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है। पर फिर वो ग्रोथ कब तक चलेगी उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर जो नेक्स्ट लेवल पे हैं, जिन्होंने कुछ आधा पहाड़ चढ़ लिया है, वो आपके जो है मीडियम कैप आ जाते हैं। तो मीडियम कैप की जो स्पीड है वो स्मॉल कैप से थोड़ी कम हो जाती है, और वहाँ पे लोग भी कम होते हैं क्योंकि आधे लोग तो पहले ही लौट चुके होंगे। तो यहाँ पर लेकिन जो है ग्रोथ अच्छी होती है, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। बट उसके ऊपर जो एकदम टॉप लेवल पे हैं, जो माउंटेन के ऊपर चढ़ चुके हैं, दे आर द लार्ज कैप कंपनीज, वो जो है अब उनके पास कुछ है नहीं, वो एकदम टॉप पे बैठे हैं, तो बहुत धीरे धीरे टॉप पे ही घूमते रहेंगे आगे पीछे। जो माउंटेन पे चढ़ चुका है वो अब कहाँ जाएगा, माउंटेन के ऊपर ही घूमेगा। तो वो लोग जो है घूम रहे हैं शिखर पे, तो उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा सेव होता है क्योंकि अब भाई वो चढ़ चुके हैं, अब कोई टेंशन ही नहीं है उनका, नीचे तो नहीं आएंगे ना सीधा। तो वो सेफ्टी वाला पर्पज़ है, उस चीज़ को आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप क्या है। फिर उसके बाद एक सेक्टर फंड्स होते हैं। सेक्टर फंड्स में क्या होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर के म्यूचुअल फंड बना दिए गए, जैसे कि आईटी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है। आगे अभी आपको मैं आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजीज जो है वो सेक्टर टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का फंड है, तो वो आईटी सेक्टर के मोस्टली सारे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करेगा वो। फिर कुछ जो है फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं, फार्मा म्यूचुअल फंड है, तो फार्मा के सारे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करेगा। फिर कोई बैंकिंग सेक्टर का म्यूचुअल फंड है तो बैंकिंग सेक्टर पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अब सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या है कि देखो, अगर आईटी सेक्टर पर इन्वेस्ट किया, लास्ट 1 ईयर में आईटी और फार्मा बहुत अच्छा चले हैं, इवन बैंकिंग भी अच्छा चला है, तो इन सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड बहुत तेज़ी से भागे हैं। पर अगर किसी साल कोई सेक्टर नहीं चलता है तो उन म्यूचुअल फंड्स को बहुत लॉस हो जाता है। तो आप टाइम के हिसाब से ये बदलता रहता है। तो सेक्टर के केस में कैसा होता है कि रिस्क बढ़ जाता है कि आपका पूरा पैसा जो है, लेट्स सपोज रेस में 10 घोड़े चल रहे हैं, तो आपने अपना सारा पैसा एक घोड़े पे लगा दिया, तो अब वो घोड़ा चलेगा तो भी आपका पैसा बढ़ेगा। तो रिस्क तो है। इसके बदले में अगर आपने क्या किया होता कि आपने अपना पैसा जो है 10 घोड़ों में बराबर लगा दिया होता, तो आपका जो बैलेंस बना रहता है कि अगर कोई घोड़ा पीछे रह जाता है तो कोई घोड़ा एकदम आगे भी तो होगा, तो इक्वल बैलेंस बना के चलेगा। तो वो एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप या ओवरऑल स्टॉक्स पे लगाते हो, स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होते, बट आप जा सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यहीं जाना चाहिए। बट सेक्टर से बेहतर एक जो चीज़ है दैट वो है जो है थीम का स्टॉक, थीम के म्यूचुअल फंड्स। एक पर्टिकुलर थीम वाइज म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, वो एक सेक्टर को नहीं पकड़ते, वो एक थीम को पकड़ते हैं। जैसे कि अब क्या एक थीम जैसे कि हो गई, लेट्स सपोज देयर इज़ अ थीम ऑफ डेवलपमेंट की एक थीम है। सो डेवलपमेंट के थीम में अभी क्या क्या आएगा, डेवलपमेंट के थीम्स में आपके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आएंगे। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले तो रियल इस्टेट आ जाएगा, फिर उसके बाद इवन एनर्जी भी आ जाता है, फिर उसके बाद आपका जो है रियल इस्टेट से ही जुड़े हुए सारे स्टॉक्स आएंगे। फिर आपका जो उसमें जो आएंगे वो आपके सीमेंट स्टॉक्स होंगे, मेटल स्टॉक्स होंगे, रियल इस्टेट के जो एक्चुअली डेवलपर स्टॉक हैं वो सब आएंगे। तो पर्टिकुलर एक थीम को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके के भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करते हैं। तो ये मेजर टाइप्स के म्यूचुअल फंड हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि आज के डेट में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो आपकी मर्जी है। मेरे भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में रिस्क हैं। सो आई शुड से कि IIFL और क्वांट का और एक इसका पराग पारेख का म्यूचुअल फंड है। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। आप देखो किसी भी कंपनी का उठा के देखो, मोस्टली जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो सबसे सेफ हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न देते हैं। जो सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स आप IT वाले देखोगे, उन्होंने लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट नॉट श्योर कि आगे भी देंगे, तो उस हिसाब से चलता है। अब एक म्यूचुअल फंड्स आप बाय करते टाइम आपको क्या देखना चाहिए वो भी बात करनी ज़रूरी है कि आपने भाई सब कुछ तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब जब देख रहे हो तो आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं है। देखो म्यूचुअल फंड बाय करने के जो तरीके हैं, सबसे पहली बात तो म्यूचुअल फंड आप बाय करोगे तो आप तो कि आपके बैंक में जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बेसिकली बैंक नहीं देगा, बट बैंक का ही अपना एक AMC भी होता है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आप बाय कर सकते हो।
दूसरा ये है कि आप वो बैंक में जाओ या फिर आप बैंक की वेबसाइट से डायरेक्ट या उस म्यूचुअल फंड की, जैसे SBI है तो SBI का SBI म्यूचुअल फंड चलता है, तो आप SBI के म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। कैनरा बैंक का कैनरा का रबैको चलता है, कैनरा रबैको में जा सकते हो। तो ऐसे ही सारे ऑलमोस्ट सबका HDFC का HDFC AMC है, तो ऑलमोस्ट सारे बैंक्स का उनके आप म्यूचुअल फंड वाली AMC वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हो। बट फिर दिक्कत ये है कि आपको अलग अलग वेबसाइट में जाके बाय करना पड़ेगा। आपको अगर 10 जगह इन्वेस्ट करना है, 10 म्यूचुअल फंड आपको पसंद आ गए अलग अलग कंपनी के, तो आपको 10 म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप ब्रोकर के पास चले जाओ। एक ब्रोकर के पास भी अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जैसे आपके एप्लीकेशन ही हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, कॉइन स्विच कुबेर करके आता है, नॉट कॉइन स्विच, कुबेर करके एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद कॉइन स्विच, बेसिकली क्रिप्टो में पहुंच गया था मैं, आई एम सॉरी, क्रिप्टो की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रो बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है, जीरोधा का कॉइन है, और एक दो और आप पेटीएम का, इनफैक्ट पेटीएम मनी है। सो वहाँ से आप जो है कर सकते हो इंस्टॉल करके म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हो। तो म्यूचुअल बाय करते टाइम आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो SIP का मिलेगा और एक लमसम का मिलेगा। लमसम बेसिकली क्या होता है कि आप एक अमाउंट आज इन्वेस्ट कर दो और भूल जाओ, और एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, कितने साल के लिए करना है आपके ऊपर, इसमें कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता। आपने इन्वेस्ट किया आज, आपको कल अच्छा लगा आप कल विड्रॉ कर सकते हो, मतलब नॉट कल ऐसे इमीडिएटली नहीं, बट कहने की बात है कि आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो SIP का है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या है बेसिकली, अब अगर आप कभी इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट पे, अगर मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है आज की डेट में, जैसे हम बात करते हैं फिलहाल मार्केट ऊपर है, तो अभी आप इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कल को मार्केट नीचे आए तो आपके म्यूचुअल फंड का वैल्यू नीचे गिर जाएगा। तो इसको टाइम करने का वैल्यू आपको, आपके पास उतना टाइम है कि आप वेट करो परफेक्ट टाइम का, तो ठीक है। बट आपके पास नहीं है तो आप SIP कर सकते हो। SIP में क्या होता है कि आप हर टाइम रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या 6 मंथली, क्वार्टरली, जैसे आपकी इच्छा हो, इवन डेली बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हो। जैसे आपने बोला मैं 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूँगा, तो आप 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो एक फंड में, और करते 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 धीरे धीरे क्या होता है, किसी महीने आपने ऊपर के भाव में खरीदा, किसी महीने आपने नीचे के भाव में खरीदा, तो कभी आपने एकदम हाईएस्ट पे खरीदा, कभी आपने एकदम लोएस्ट पे खरीदा। तो जब आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करोगे तो एट द एंड आपका जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं मिडल में आएगा, तो फिर आपको हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो वो एक फ़ायदा मिलता है आपको SIP के थ्रू। और इससे एक और एडवांटेज क्या मिलता है कि जब आप SIP करते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि यार 1000 रुपये मैंने खर्च कर दिए, मैंने शायद पार्टी कर ली होगी, किसी को दे दिया होगा, शॉपिंग कर ली होगी, खत्म हो गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपने 5-10 साल 1000 भी जमा किया होगा, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, कम से कम आपका 8-10 लाख रुपए जमा हो चुका होगा। तो जब आप उस फंड को देखोगे तब आपको बहुत खुशी होगी कि यार फ्री में जमा हो गए। तो वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आपको मिलेगी। आप 1000 का एग्जाम्पल दिया, अब आप 10,000 20,000 कितना भी कर सकते हो मंथली आपकी इनकम के हिसाब से। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू ऑन दैट। मैं आपको बोल रही रहा हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, आपकी मर्जी। तो वो एक आपके पास ऑप्शन है, बट आई वुड सजेस्ट SIP इज़ बेस्ट। आपको डेफिनेटली SIP की तरफ जाना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आपके पैसे हैं तो करके भूल जाओ, पर 1-8 साल आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप आज म्यूचुअल फंड में डालते हो तो एक म्यूचुअल फंड की टाइप मैंने बताना भूल गया, दैट इज़ लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि रिटर्न बहुत कम होता है, वो मोस्टली जो है डेट वाले फंड्स ही होते हैं। तो अगर आपको पैसे की इमीडिएटली कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो लिक्विड फंड्स में डालना, वहाँ पे रिटर्न कम मिलता है पर पैसा आपका सेव होता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो गिरेगा नहीं। तो वो एक फ़ायदा मिलेगा आपको लिक्विड फंड्स में। तो वो अब बताना रह गया था मेरा। सो वो एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। बस इतना ही था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपने सीख लिया म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। और म्यूचुअल फंड, आप एक और चीज़ है कि अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट, डिविडेंड यील्ड वाले भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं कुछ, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। इवन आजकल तो जो है इक्विटी ट्रेडेड फंड्स भी आ गए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके की म्यूचुअल फंड्स ही हैं, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ETF बोलते हैं उसको। तो ये डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स है जिन पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके मुझे बताना, और उसके बारे में भी सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और मिलता हूँ मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।